नमस्कार, अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस आंदोलन के पिछले सीरीज में हम लोगों ने ये देखा कि 1885 से लेकर के 1905 तक इन 20 वर्षों में क्या हुआ था, कैसे गर्म दल और नरम दल अर्थात कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस बीच में जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी चीज़ें हुई थी, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, पढ़ा, अध्ययन किया। अब हम लोग चलते हैं इस आंदोलन के अगले चरण में। 1905 में क्या हुआ था, वो कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। हमने सामने लिखा है स्वदेशी आंदोलन, साथ में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्यों? हमारे देश में एक बहुत बड़ा संगठन बना था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस समय उसको मात्र कांग्रेस ही बोला जाता था इस तरीके से। उसमें दो गुट बन गए। एक वह गुट जो अंग्रेज़ों से बहुत सहानुभूति रखते थे और एक गुट जो अंग्रेज़ों से सहानुभूति न रख करके उसे हिंसा के तरीके से क्रांति करके आंदोलन करते थे। ध्यान रहे कि जो उग्रवादी थे और एक उदारवादी थे। उदारवादी जो थे वो अंग्रेज़ों से सहानुभूति रखते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, याचना देते थे, अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए तरह तरह से आवेदन पत्र देते थे। उनको अंग्रेज़ों के अधिकारियों में विश्वास था कि वो लोग हमारी बातों को मानेंगे और अंग्रेज़ अच्छे हैं। उन लोगों का विचार ऐसा था। लेकिन उसी कांग्रेस में एक गुट ऐसा उत्पन्न हुआ जो नवयुवक थे, वो उग्रवादी थे। थोड़ा सा अपने विचार से वो उग्र थे, इतने उग्र थे कि वो कहीं न कहीं हिंसा पे प्रवृत्ति में आ गए थे। लेकिन उन उग्रवादियों के अंतर्गत एक अलग, इसी उग्रवादी में कुछ कांग्रेस के थे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो क्रांति और हिंसा को बढ़ावा देना, करवाना, योजना बनाना, सरकारी कार्यालयों पे बम फेंकना, गोली मारना, तरह तरह से बहुत सारे ऐसे कृतकार्य किए जो इतिहास में पढ़ाया जाता है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, भगत सिंह थे, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे। वो एक अलग गुट था जो कांग्रेस में सम्मिलित नहीं थे, लेकिन उनको क्रांतिकारी बोला जाता था। उनको क्या बोला जाता था? क्रांतिकारी। ध्यान रहे, अब ये क्रांतिकारी उत्पन्न नहीं हुए थे, उसके पहले कहीं न कहीं ये जो उग्रवादी थे, इन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। 1905 आते आते हमारे यहाँ एक वायसराय नियुक्त होकर के आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कैसा था? वो बहुत एक तरीके से दमनकारी नीति अपनाने वाला वो अधिकारी था। उन्होंने सोचा कि सारे क्रांतियों का केंद्र बिंदु, जो भारत में हमारे यहाँ क्रांति हो रही थी, इन सारे क्रांतियों का जो केंद्र बिंदु है, जो मूल बिंदु है, वो है बंगाल। क्योंकि बंगाल से ही ये सारी चीज़ें, क्रांतियाँ और ये लोग अंग्रेज वाले राजनीति करना स्टार्ट किए थे। बंगाल से ही स्टार्ट किए थे। बंगाल से धीरे धीरे मद्रास, बम्बई, ये पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिए। जब हम संवैधानिक इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें डिटेल पढ़ाएंगे। अभी आंदोलन चल रहा है तो मात्र इतना ही जाना कि बंगाल से लेकर के बम्बई, कोलकाता को अपने अधिकार में ले, लेकिन शुरुआत इन्होंने बंगाल से स्टार्ट की थी। तो बंगाल से ही क्रांतियाँ भी उत्पन्न हुई।
बंगाल में ही ये आंदोलन भी हो रहे थे, बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था। और बंगाल ही है क्या, कितना बड़ा है बंगाल, इसको देखेंगे। तो पहले ये देखें कि बंगाल कहाँ है। ये जो भारत का नक्शा ऐसे से होता है, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था। एक तरीके से देखिए, इसमें से कुछ इधर साइड का आता था, जो आज का बांग्लादेश है, असम वगैरह है, असम उसमें बहुत बड़ा प्रांत था। इधर नीचे आपका उड़ीसा वगैरह भी आ जाता था, बिहार भी आ जाता था। ये सारे चीज़ों को मिला करके बंगाल था। ये अगर स्पष्ट दिख रहा है, तो थोड़े से इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जो ये पूरा बंगाल है, इस बंगाल के सबसे पूर्वी छोर, ध्यान रहे हम ऐसे कर दें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये पूर्वी है। जो पूर्वी साइड है, इस पूर्वी साइड में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और बंगाल में ही जो पश्चिमी साइड है, ये पूरे बंगाल में जो पश्चिमी साइड है, इधर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। लॉर्ड कर्जन थोड़ा सा बहुत तार्किक था, होशियार भी था। उन्होंने स्टार्ट किया जात की राजनीति, फूट की राजनीति, क्योंकि ये आंदोलन यहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ आया, फिर मद्रास, यही बंगाल से यहाँ आया और यहाँ आया। बाकी दिल्ली वगैरह ये पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे आंदोलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन बंगाल में आंदोलन की स्टार्ट यहीं से हुआ था, यही केंद्र बिंदु था। सारी योजनाएं, सारी चीज़ें यहीं स्टार्ट की जाती थी। अब लॉर्ड कर्जन क्या हुआ कि दुनियाकरण पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे भारतवासियों को दिखाने के लिए विभाजन इसलिए किया कि ये बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लोग सही से शासन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस राज्य को तोड़ करके दो भागों में बांट दिया जाए, जो आजकल होता ही है हमारे भारत में। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो बहुत बड़े थे, जिनको शासन करने में दिक्कत हो रही थी, या फिर कहीं न कहीं उस राज्य में कोई न कोई आंदोलन स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से आधुनिक काल में स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे राज्य तोड़ करके नए नए राज्य बनाए गए। तो उसी तरीके से उस समय लॉर्ड कर्जन ने भी यही नीति अपनाई थी कि बड़ा राज्य है, इसे तोड़ करके दो भागों में कर दिया जाए। जनता की नज़र में क्या रहेगा कि हम शासन करने के उद्देश्य को सरलता बनाने के लिए हम इसके दो भागों में तोड़ करके अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करके हम शासन करेंगे या फिर शासन किया जाएगा। लेकिन उसकी एक नीति और थी कि इसको विभाजित करके हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाल दिया जाएगा, ताकि आपस में लड़ेंगे, और जब ये आपस में लड़ेंगे तो हमको वहाँ पे शासन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यही पूरा एरिया था बंगाल। हम लोग कुछ इसको देखेंगे तो पृष्ठभूमि में ये है कि बंगाल का विभाजन जब हुआ तो बंगाल के ही विभाजन में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो हमारे यहाँ आंदोलन उत्पन्न हुआ था, उसे हम बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। इस स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेशी का मतलब ये होता है कि हम अंग्रेज़ों का विरोध करें, लेकिन कैसे करें? तो हम अंग्रेज़ों के हर चीज़ का बहिष्कार करके हम अपने देश के हर चीज़ों का उपयोग करें। इसी में होली जलाई गई थी कपड़े की, आप लोग पढ़े होंगे इतिहासों में, होली जलाई थी। तो यहाँ सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तक ही सीमित नहीं था, यहाँ पे अंग्रेज़ों के हर चीज़ को बहिष्कार करना, जैसे अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति को बहिष्कार करना, अंग्रेज़ों के जो राज्य के जो कार्यालय हैं उनमें असहयोग कर देना, यानी कि सहयोग न करना, उसका बहिष्कार कर देना। उनके जो विद्यालय हैं, वो जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहाँ पे लाए हैं, विद्यालय खोले हैं, संस्थान खोले हैं, उनको हम बहिष्कार करते जाएं। उनके हर एक वस्तु जो हमारे यहाँ आ रहा है
उनके हर एक वस्तु को हम बहिष्कार कर दें, जला दें, हैं, तो इसीलिए होली जलाई गई। तो अंग्रेज़ों के हर एक चीज़ को बहिष्कार करना। अंग्रेज इन जो राज्य के जो सरकारी कार्यालय हैं, कोई भी संगठन है, उसमें अगर भारत की जनता शामिल हो रही है, अपना सहयोग दे रही है, तो उसे सहयोग न करना, उसे बहिष्कार कर देना। यही सारी चीज़ें थी स्वदेशी आंदोलन। हम लोग यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन कुछ बिंदु को पढ़ेंगे जो एग्जाम में प्रश्न के रूप में आता है। ये तो थोड़ा सा हम लोग पृष्ठभूमि इसके जाने कि ये कहाँ है बंगाल, कितना बड़ा बंगाल था। अभी देखेंगे कि बंगाल में वो क्या क्या चीज़ें शामिल थी। पहले वो देखें, बंगाल का ढांचा कैसा था बंगाल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक था जब ये संयुक्त बंगाल था, संयुक्त बंगाल था, तो इसमें क्या था। उसके बाद विभाजित जो बंगाल है, इसमें क्या है। इसमें देखिए, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश। देखिए, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। जिस समय बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, उसमें वहाँ पे बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये 3 पूरे सीमा क्षेत्र उसमें शामिल था। लेकिन जो विभाजित किया गया, तो विभाजित करने के बाद से इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। हम बताए थे यहाँ पे जो बंगाल था, इस पूरे बंगाल को जो पूर्वी साइड के है उसको अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था, ताकि इन धर्मों को आपस में लड़ा दिया जाए और अच्छे तरीके से शासन किया जाए। तो एक पूर्वी बंगाल हो गया, और पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, ये 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, देंगे कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसमें पूरा असम, आता है, एक चटगांव नामक वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो आता है। वहीं पे एक ढाका था, जो आज बांग्लादेश की राजधानी बनी है। राजशाही झीलें हैं। अब पश्चिम बंगाल में क्या आता है, उड़ीसा और जो वर्तमान का पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो ये था, इसका जो पश्चिम बंगाल था, इसका मुख्यालय जो बना, ये ढाका में बना। जनसंख्या लगभग थी पूरे 3 करोड़ 10 लाख। और यहाँ पे क्या था, मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, मुस्लिम की संख्या ज़्यादा था। मुख्यालय इसको बनाया गया कलकत्ता को, जो वर्तमान में कोलकाता का, कलकत्ता। जनसंख्या इसकी 5 करोड़
40 लाख। ठीक है, यहाँ पे हिंदू की संख्या ज़्यादा थी। अब यह ध्यान रहे, ये जो संयुक्त बंगाल है, जब इसका विभाजन नहीं हुआ था तो इसकी संख्या लगभग थी 7,50,00,000। अब सोचिए, यहाँ पे देखें 3,10,00,000 विभाजित होने के बाद से पूर्वी बंगाल, यानी कि पूर्वी बंगाल की संख्या कितनी थी? 3,10,00,000। पश्चिम बंगाल की संख्या कितनी हो गई? 5 करोड़। अब इसको जोड़ेंगे 5 और 3, तो ये लगभग हो जा रहा है 8.5। और जो अविभाजित हुआ था तो उसकी संख्या कितनी थी? 7.5, 7,50,00,000। क्यों ऐसा हुआ था? जब ये होता क्या है कि जब हम किसी राज्य को डिवाइड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसी राज्य को डिवाइड करके अलग अलग करते हैं। कभी जब डिवाइड होता है तो डिवाइड करने के बाद ये राज्य, इस डिवाइड करने के बाद ये इधर कुछ क्षेत्र, इधर कुछ क्षेत्र, तो ऐसा होता है कि इधर के किनारे किनारे के कुछ क्षेत्रों को भी ले लिया जाता है और इधर के किनारे 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 कुछ क्षेत्र को ले लिया जाता है। संयुक्त बंगाल जो था, तो जैसे मान लीजिए कि पूरा संयुक्त बंगाल है तो इसकी संख्या हो गई 7,50,00,000। लेकिन जब इसको डिवाइड किया गया पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में, तो डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि इधर के कुछ क्षेत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया और इधर के कुछ क्षेत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो यानी कि इसकी भी संख्या, क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया और इसकी भी क्षेत्रफल कुछ बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से इसमें संख्या कुछ बढ़ गई और इसमें भी कुछ संख्या बढ़ गई। तो डिवाइड होने के बाद इसमें कुछ संख्या बढ़ गई और ये पश्चिम बंगाल में भी कुछ संख्या बढ़ गई, यानी कि बिहार और उड़ीसा के कुछ अन्य गाँवों को, अन्य क्षेत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। और पूर्वी बंगाल में जो असम के कुछ किनारे किनारे के कुछ क्षेत्र थे उसको भी सम्मिलित कर लिया गया जो नहीं थे पहले। ये देखिए, फिर दोबारा ये देख लें, तो ये विभाजित होने के बाद से पूर्वी बंगाल, जिसमें असम, वर्तमान में जितना असम था वो आ गया था, चटगांव एक बहुत बड़ा वहाँ पे क्षेत्र था वो आ गया, और ढाका जो उसका मूल केंद्र था वो भी उसमें डाल गया। ये राजशाही जिला क्या है कि वह क्षेत्र, वह जिले जो राजा के अधीन थे, वह जिले जो कोई किसी अन्य नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि वहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, उन राजशाही जिलों को भी पूर्वी बंगाल में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, तो हम लोग अब इसके आगे दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे। ये तो हो गया बंगाल का ढांचा। अब हम देखेंगे आगे, आज नहीं दूसरे वीडियो में, कि हम देखेंगे बंगाल का विभाजन हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम देखें। दोनों बंगाल में जो अविभाजित बंगाल थे उसकी संख्या कितनी थी, कितना बड़ा था, कहाँ था, और विभाजित होने के बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बनने के बाद दोनों का मुख्यालय कहाँ था हैं, और इसकी जनसंख्या कितनी थी और कितनी हो गई, ये चीज़ देखें। अब हम ये देखेंगे कि इस बंगाल विभाजन के बाद हमारे भारत में क्या हुआ, जनता में कौन से आग भड़की। बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। हमारे देश के एक बहुत बड़े अच्छे कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके कहने पे, उन्हीं के इशारे पे, उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के आग्रह पे लोगों ने एक दूसरे की राखियाँ भी बांधी थी। काला दिवस, शोक दिवस मनाया गया था बंगाल में उस दिन, जिस दिन विभाजित हुआ था। इसको ऐसे नहीं विभाजित किया, इसके लिए प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। फिर उस स्वीकार करने के बाद से उसके जो पार्टीशन का जो बना उसको लागू किया गया। लागू करने के बाद से बंगाल में आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उस आंदोलन में क्या हुआ था तो उसे हम स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। आंदोलन का तरीका क्या था, उस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, तो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि और ये आंदोलन क्यों हुआ, बंगाल विभाजन के उपरांत क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम अब अगले वीडियो में देखेंगे।